An affectionate welcome to our distinguished guests, respected faculty members, and fellow students. We have gathered here for the guest lecture on how to plan for startups and legal and ethical steps by Anshuman Singh. We have among us Mr. Vineet Verma, Faculty Coordinator of ESEL and Assistant Professor of Media and Communications Department, and Ms. Anupriya Anil, Faculty Coordinator of IIC and Assistant Professor of Media and Communications Department at JIMS Vasant Kunj. The institution's Innovation Council was established on November 21, 2018 at JIMS Vasant Kunj. Since the inception of IICs by the Innovation Cell as per the norms and directives of the Ministry of Education and Ministry of Human Resource Development, it is established to engage a large number of faculty, students, and staff in various innovation and entrepreneurship related activities such as hackathons, leadership talks, ideas, workshops, seminar in IPR, entrepreneurship, and other competitive events to enhance the innovation and entrepreneurship ecosystem in the institute. Introducing our esteemed guest speaker, Anshuman Singh, a renowned startup mentor, image building consultant, and a TEDx speaker with a stellar track record of mentoring over 2.5 lakh students and receiving 150 plus national and international awards. Anshuman is a catalyst for success in entrepreneurship and personal growth. As chairman of International Business Startup and an Entrepreneurs Association, he continues to shape the future of entrepreneurship globally. With a mission to empower entrepreneurs and startups, Anshuman's expertise spans business coaching, leadership consulting, and image building consultation. Now, I would like to call upon Harshita to present a planter to Mr. Anshuman Singh. Don't miss the opportunity to learn from the transformative insights and join us in welcoming for an enlightening session. जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे आज जिम्स वसंत कुंज के बच्चों के साथ बात करने के लिए। विनीत सर ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। हम लोग काफ़ी सारी बात करने वाले हैं अभी पर और काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में और इंट्रोड्यूस कर दूँ। हालांकि मैडम अभी जो यहाँ पर बोल रही थी बहुत अच्छा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो अभी हमने पिछले 4-5 साल में काम किया है वो थोड़ा सा आपके बीच में हाईलाइट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्लीज़। मेरा नाम अंशुमान सिंह है। मैं चेयरमैन हूँ इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का। पिछले 5 सालों में लगभग मैंने 185 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज विजिट किया एज ए गेस्ट स्पीकर। मतलब बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं आपके बीच में पहला कॉलेज नहीं जहाँ पर आया हूँ। लगभग मैंने 185 कॉलेज विजिट किया और लगभग आप जैसे 4 लाख बच्चों से मैं बात करके यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जिम्स रोहिणी मेरा आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर भी आना जाना शुरू हो गया है। पर्पज़ यही है कि जो हमारा यूथ है उसके कैसे पोटेंशियल को हम परफॉर्मेंस में बदलें। आप सब जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। कोविड पैंडेमिक आया और उस कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर पर थे और स्किल्ड थे जिससे उनका रोजगार चलता रहा। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ स्किल्ड होना है। मैं तमाम सारी और ऐसे एसोसिएशंस हैं जिनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं अभी नॉर्थ इंडिया हेड हूँ फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का, नॉर्थ इंडिया प्रेसिडेंट हूँ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। इसके साथ साथ मैं डायरेक्टर हूँ स्कूल सेबल मेंटर्स माइंड प्राइवेट लिमिटेड का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक मेरी कंपनी है डिजिटल नेताजी के नाम से, जिसमें हम पॉलिटिशियंस की इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग का भी काम करते हैं। तो उसमें भी हम और आप मिलकर आने वाले दिनों में आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उनकी देख रेख में कुछ कर सकते हैं मिलकर। तो ये थोड़ा सा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। पिछले 5 सालों में मैंने लगभग 5000 मीटिंग्स करी है, अच्छे अच्छे लोगों से मिला हूं, उनसे बहुत कुछ सीखा है और जर्नी लगातार जारी है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज।
आज जो हम यहाँ पर सेशन कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें जो हम लोगों के दिमाग में कुछ सवाल रहते हैं उनका जवाब आपको मिलेगा अगर आप 40 से 45 मिनट 1 घंटे मुझे सुनेंगे। एज ए स्टूडेंट हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है कि आई एम स्टिल इन कॉलेज, कैन आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस, कि मैं अभी सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ क्या बिजनेस शुरू किया जा सकता है? तो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अभी ये भी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आई हैव एन आइडिया हाउ टू फाइंड इन्वेस्टर टू स्टार्ट माई बिजनेस, हमारे पास आइडिया तो है, इन्वेस्टर कैसे आए? बूट स्ट्रैपिंग और फंडिंग, विच वन इज बेटर? बूट स्ट्रैपिंग का मतलब सेल्फ फंडेड स्टार्टअप और फंडिंग का मतलब कि किसी ने आपके स्टार्टअप पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये सारे सवालों के जवाब आपको अभी मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन उससे पहले मैं जरूर यहां से अपने सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा कि यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से एग्री है? रेज योर हैंड प्लीज। यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा। कितने लोग ऐसे सहमत हैं? अच्छा, मेरा जब मैं वर्कशॉप कहीं पर करता हूं तो मतलब अच्छे अच्छे बच्चों से मेरा पाला पड़ता है। कभी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं, जबरदस्ती बैठा ले गए होते हैं। तो मेरा पर्पस यही रहता है कि ये जो कम्युनिकेशन होगा ये बाई डायरेक्शनल होगा, मतलब आपको हमसे बात करनी होगी। मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन बाई डायरेक्शनल का मतलब ये नहीं है कि हम भी बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं। जब मैं बोलूंगा तब आपको नहीं बोलना है और जब आप बोलेंगे तब मैं नहीं बोलूंगा। कितने लोग मेरी कंडीशन समझ रहे हैं? हाँ, मतलब आप यहाँ पर जिम्स वसंत कुंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को नहीं। तो जिम्स के बच्चे कैसे हैं ये 1 घंटे में हमें पता चलेगा, ठीक है? जिसको नहीं ज्वाइन करना, पीछे का दरवाजा आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ आप सीखेंगे 1 घंटे के सेशन में, ये मेरी आपको गारंटी है। शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं, यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे पढ़ाई के समय पर ऐसा बंदोबस्त नहीं था कि हमारे यहाँ पर गेस्ट लेक्चर्स हों। आज आपका फैकल्टी मैनेजमेंट, आज आपके जो एचओडीज हैं वो बंदोबस्त कर रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा मैं और आगे हाईलाइट करूंगा। ये मैंने इसलिए भी बोला यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा कि हमारा भारत अभी यूनिकॉर्न्स का सैकड़ा मार चुका है। मतलब इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर $1 बिलियन से ज्यादा होता है। तो अच्छी बात है ना? ये आप देखेंगे बहुत सारे नाम आपको दिख रहे होंगे। कितने लोगों को दिख रहा है सामने जो ये लिखा हुआ है? विजिबल कितने लोगों को है? ठीक है सर, अगर थोड़ा लाइट अगर आप इधर की ऑफ करा देंगे तो ये चीज और। ये चीज मैंने इसलिए भी बोली यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा क्योंकि अगर आज बात करी जाए 100 कंपनीज की तो 100 कंपनीज में से 45 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें डायरेक्टर्स महिलाएं हैं, वोमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी वोमेन अभी आगे चल के पत्रकारिता जगत में नाम रोशन करेंगी, कॉलेज का नाम बढ़ाएंगी। तो जितनी भी वोमेन्स यहाँ पर बैठी है सबके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए आप। नेक्स्ट प्लीज। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करना था कि यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा। पहली बात मैंने आपको बताई कि अभी 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। दूसरी मैंने बात आपको बताई कि 100 स्टार्टअप्स में से 45 ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जहां पर वोमेन लीडर है, वो डायरेक्टर है। नेक्स्ट प्लीज। लगातार गवर्नमेंट के द्वारा संशोधन किया जा रहा है पॉलिसी में, जहां पर भी लग रहा है कि इस चीज में सुधार की जरूरत है तो बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट पारित किया गया और ये 5 फरवरी 2024 को पारित किया गया। तो जिससे अनुसंधान को बढ़ावा मिले, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा मिले, इसलिए अभी 5 फरवरी 2024 को ये बिल भी पारित किया गया। और आप सबको मालूम होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की गई है, जिसको NEP बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो लगातार चीजें रिविजिट की जा रही हैं, रिवाइज की जा रही हैं, री एनालिसिस किया जा रहा है। नेक्स्ट। यूपी की बात करें अगर हम, यूपी सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दिल्ली NCR जोन से बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी आगे निकले हैं और कोविड के टाइम पर बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे निकले जिन्होंने आपदा को अवसर में बदला। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि कोविड के टाइम पर जब पूरे देश को जरूरत थी उस टाइम सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स निकले, यूनिकॉर्न्स निकले। मैं बोल सकता हूं यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा। नेक्स्ट प्लीज।
एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, एमएसएमई सेक्टर में लगभग 64 मिलियन एमएसएमईज हैं गवर्नमेंट के डेटा में। 64 मिलियन का मतलब 6.5 करोड़ के आसपास, 6.5 सीआर एमएसएमई हैं इंडिया में, और इनके उत्थान पर काम करने की जरूरत है। अभी आप सब ने प्रधानमंत्री जी का सुना होगा, विकसित भारत 2047। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है कि इंडिया का वो चाह रहे हैं कि इंडिया को हम डेवलप बनाएं 2047 तक। अभी 4-5 दिन पहले ही दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ प्रगति मैदान में, जिसका नाम था स्टार्टअप महाकुंभ। किसने किसने सुना उसके बारे में? हो सकता है कुछ लोग गए भी हों वहां पर प्रधानमंत्री जी से मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, और मेरा जो इंटरव्यू है वो ANI ने चलाया हुआ है। आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो उनका सीधा सा क्लियर है कि हमें एमएसएमई को बढ़ावा देना है, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना है, हमें AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इंडस्ट्री 4.0 इन सब पर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। जब स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं तो पेटेंट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेडमार्क बढ़ रहे हैं, कॉपीराइट बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम नंबर 1 पर स्टार्टअप के मामले में नहीं है। वी आर थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, मतलब हम तीसरे नंबर पर हैं, और हमें नंबर 1 पर आने की जरूरत है, और उसको लेकर हमें हर सेक्टर में काम करने की जरूरत है। हम लोग किस नंबर पर हैं अभी? थर्ड नंबर पर है। हमें नंबर 1 पर आने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम यहां से अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं कि भाई ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और कैसे हम अपने स्टार्टअप को शुरू करें। ठीक है, अभी तक हमने ये बात करी सिर्फ आपसे कि यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा। जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, नेक्स्ट, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एक पिक्चर हमारे सामने आती है। दिख रहा है आपको? फोटो दिख रही है आपको? क्या था पता है आप लोगों को? इन्होंने कभी भी MDH मसाले का ऐड किसी भी सेलिब्रिटी से नहीं कराया, खुद इन्होंने हमेशा ऐड किया। तो इनसे हमको सीखने की ये जरूरत है कि भाई अगर हम अपना ब्रांड, अपना स्टार्टअप मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? खुद से माउथ पब्लिसिटी करनी होगी, खुद से बताना होगा। बट क्या यही होता है स्टार्टअप? एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? देखिए, एंटरप्रेन्योर की अगर हम डेफिनेशन के बारे में जाएंगे तो हर जगह अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं लगातार बच्चों से बात करता रहता हूं, तो ये एक मेरी डेफिनेशन है कि जिसके पास ये 3C है वो एंटरप्रेन्योर है। 3C का मतलब डाउन हो गई। अच्छा, अभी आपने देखा होगा एक दिल्ली में एक बड़ा पाव बड़ा फेमस हुआ, एक मैडम है वो सोशल मीडिया पर आती है, राइट? तो हुआ क्या कि जब वो उन्होंने बिजनेस शुरू किया अपना, तो 5-6 दिन बाद वहां पर एक और बड़ा पाव का ठेला लगने लगा, राइट? तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी रहता है कि कभी भी कोई भी आ सकता है और आपके बिजनेस को डाउन कर सकता है। नौकरी में ऐसा नहीं होता है, आपको मंथली एक सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। योर पर्सनल लाइफ विल सफर एंड यू कैन फेल एट एनी टाइम। एंटरप्रेन्योर अगर आप हो तो आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अफेक्ट हो जाएगी, लोगों को समझ नहीं आएगा कि आप क्या करना चाहते हो, पर्सनल प्रोफेशनल सब मिक्स हो जाएगा एक दूसरे से। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। इसमें से भी इतने लोग सुन रहे हैं, 2-4 एंटरप्रेन्योर बनेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि सबके लिए है ही नहीं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। क्या करना होगा? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर से हैं और यहाँ पर एडमिशन लिया उन्होंने? बस एक व्यक्ति है पीछे से जो दिल्ली के बाहर के, बाकी सब दिल्ली के। 2 लोग हो गए। सोच रहे हैं बताऊं कि ना बताऊं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने लोग बिहार से हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने लोग दिल्ली के बाहर से हैं। हेलो हेलो, कितने लोग दिल्ली के बाहर के हैं? एक बार इसके लिए तालियां बजाइए। अच्छा, वो इन्होंने कंफर्ट जोन तो पहले लेवल वाला कंफर्ट जोन तो इन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। अच्छा, कितने लोग अभी लंच करके आए हैं यहाँ पर? तभी लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है, राइट? नींद लग रही है? तो इंटरेक्शन करिए ना, मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पर आपसे बात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। जो आपका आज के प्रोग्राम का जो थीम है कि कैसे स्टार्टअप को शुरू किया जाए और कैसे उसको लीगली हम मजबूत बनाएं, तो एक फ्लो डायग्राम है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे स्टार्टअप को शुरू किया जाता है और कैसे उस स्टार्टअप को सफल बनाया जाता है, राइट?
सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, हमें ये देखना है कि हमारे अगल बगल पास पड़ोस में कौन सी ऐसी चीज है जो मिस है ना। बहुत सारी चीजें मिस हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ पर दूध वाला समय से ना आता हो, या हो सकता है कि आपके घर के बाहर कचरा बहुत रहता हो, कचरे वाला समय से ना आता हो, गाड़ी नहीं आती होगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है सोसाइटी में, शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मिस हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, राइट इट डाउन। आपको सारी चीजें लिख लेनी है, ठीक है। अगला, लिखने के बाद हमको प्रोटोटाइप बनाना है, और प्रोटोटाइप बनाने के बाद हमें कम से कम 100 लोगों को दिखाना है कि हमारे यहाँ पर इन चीजों की कमी है और हम इस पर काम करना चाहते हैं। ये 100 लोग कौन होंगे, हमारे बैचमेट्स होंगे, हमारी फैकल्टी मेंबर्स हो सकते हैं, राइट। पूछना है कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। और उसके बाद हमें तब तक उस पर काम करना है, तब तक लोगों से पूछना है जब तक वो हमारा स्टार्टअप आइडिया सेंस में ना आ जाए। सेंस में ना आ जाए इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपने 100 लोगों से पूछा, 100 लोगों से पूछने के बाद उसमें से 70 लोगों ने बोला कि आपका आइडिया बेकार है, इस पर काम मत करो, और 30 लोगों ने बोला कि इस पर काम करो, अच्छा है। यानी 70% लोग नेगेटिव फीडबैक वाले हैं और 30% लोग पॉजिटिव फीडबैक वाले हैं। तो आपको क्या करना है, 30% आपको फिर से दोबारा से उस पर काम करना है, फीडबैक लेना, और तब तक फीडबैक लेते रहना है जब तक पॉजिटिव ज्यादा ना हो जाए और नेगेटिव कम ना हो जाए। मान लीजिए 60 लोगों ने ये बोला कि इस पर काम करो और 40 लोगों ने बोला इस पर काम ना करो, यानी कि अब आपका स्टार्टअप आइडिया वो आगे चल सकता है। आप समझ रहे हो। तो हमें तब तक लोगों से पूछना है, फीडबैक लेना है, जब तक वो हमारा स्टार्टअप आइडिया सेंस में ना आ जाए। उसके बाद क्या करना है, अब ये पता चल गया कि भाई हमारा स्टार्टअप अच्छा स्टार्टअप है, इस पर हमको काम करना है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अब हमको एक को फाउंडर की जरूरत है, मतलब टीम बढ़ाने की जरूरत है, अकेले काम नहीं चलेगा। एक स्टार्टअप फाउंडर होने के नाते, एक कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते, को फाउंडर चूज करते समय, ढूंढते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि को फाउंडर आपका उस सेक्टर में काम कर रहा हो जिस सेक्टर में आप एक्सपर्ट ना हो। आप अगर टेक्निकली स्ट्रांग हैं तो आपका जो पार्टनर हो, जो को फाउंडर हो, उसको मार्केटिंग अच्छी आती हो, राइट। शुरुआती दिनों में होता है क्या है कि 2 बैचमेट्स मिलकर कंपनी शुरू कर देते हैं, वो आगे चल के क्या होती है, फेल हो जाती है। किस लिए होती है, क्योंकि जो आपको आता है वही उसको आता है, दोनों के पास कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलम एक्टिविटी नहीं है। आप समझ रहे हैं। तो को फाउंडर हमको ऐसा ढूंढना है जो उस सेक्टर में काम कर रहा हो जिस पर हम एक्सपर्ट ना हो, खास करके वो हमारा रिश्तेदार ना हो। मतलब ये मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है को फाउंडर ढूंढते समय, कि आप रिलेटिव को अपने साथ शुरुआती दिनों में मत रखिए, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं। को फाउंडर मिल गया। को फाउंडर मिलने के बाद हमें क्या करना है, कंपनी को रजिस्टर कराना है, नामकरण करना है, बहुत जरूरी है। लीगल, जो अभी आज का वर्कशॉप का एजेंडा है, बहुत सारे लोग लीगल में पीछे रह जाते हैं, नामकरण नहीं करते, कंपनी रजिस्ट्रेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो डिजाइनिंग नहीं कराते। उनको लगता है नहीं आगे करवा लेंगे, जरूरत नहीं है उसकी। आप समझ रहे हैं। Yes. नाम जरूर हमको ले लेना है, रजिस्टर करा लेना है, और उसके बाद क्या करना है कि अब हमें फंडिंग के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि अब जरूरत पड़ने वाली है पैसे की। पैसे की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए, उन सब चीजों में पैसा लगेगा। तो या तो हम इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं या हम बूट स्ट्रैपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, उनका फोन आता है, कहते हैं सर कि इन्वेस्टर दिला दीजिए। इन्वेस्टर आपको शुरुआत में नहीं मिलता, बिल्कुल ये सच्चाई है। जब तक आपके पास क्लाइंटेज नहीं होगा, जब तक आपके पास सक्सेस रेशियो नहीं होगा, तब तक आपको इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। शुरुआती दिनों में पैसा जेब से लगाना पड़ेगा, बूट स्ट्रैपिंग करनी होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद अब फंडिंग मिल गई, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, और हमको लॉन्च कर देना है। लॉन्चिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक अच्छे टाइम आने का इंतजार करते रहते हैं। उनसे पूछोगे कि वो आइडिया तो बता देंगे, कहेंगे ठीक है, बट लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। लॉन्चिंग में 4, 5, 10 साल लगा देते हैं, उससे पहले कोई दूसरा आ जाता है। आप समझ रहे हैं। ये हमारा स्टार्टअप डायग्राम है, फ्लो चार्ट है। कितने लोगों को ये बात समझ आए, रेज योर हैंड। ओके, नेक्स्ट। ये बात बहुत याद रखनी है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं लीगल के बारे में या
इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये डायग्राम बहुत काम आने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिम वगैरह जाते हैं? कोई जाता है? मैं तो नहीं जाता हूँ। कोई जाता है जिम, जो जाता है एक्सरसाइज करता हूँ। और कोई पीछे से भैया, ये अच्छे से समझ पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी सिमिलर टू बॉडी बिल्डिंग। मतलब जब आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका जो ट्रेनर होता है वो डेली एक नई एक्सरसाइज कराता है ना, कि आज आपका ये एक्सरसाइज होगी। पता चला आपने बीच में क्या कर दिया, कोई एक्सरसाइज मिस कर दी। लेग डे था, पैर की एक्सरसाइज होने वाली थी, आपने उसको मिस कर दिया। अगले दिन आप जब जाओगे तो दूसरी एक्सरसाइज कराएगा। आपने 6 महीने लेग डे डेली मिस कर दिया, हर बार मिस कर दिया। होगा क्या? आप एक डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पर। अगर आपने लेग डे को स्किप कर दिया तो पूरा शरीर तो आपकी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी, बट आपके पैर पतले हो जाएंगे, पोलियो का शिकार दिखने लगेंगे आप। कहना मैं ये चाहता हूँ कि बिजनेस में आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं, जीएसटी है, XYZ 10 चीजें हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, पार्टनर्स हैं, हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना है। गूगल का जी है, देखते हैं आप, अगर आप उस जी को आप गूगल करोगे तो देखोगे उस जी में बहुत सारे मतलब हैं, हर कलर का एक मतलब होता है। फेसबुक में एफ है, बट उस एफ का बहुत बड़ा मतलब होता है। तो आपको अपने बिजनेस में छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब बात आती है कि भाई बिजनेस आइडिया तो सोच लिया, स्टार्टअप तो सोच लिया, लेकिन अब ये राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे डिसाइड करें? समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 5 साल कंपनी में काम किया और हमारा स्टार्टअप फेल हो गया। स्टार्टअप को फेल होने से कैसे बचाएं? उसके लिए कुछ चीजें मैंने आपके सामने लिखी है कि अगर आपके पास पैशन है और आपके पास पर्पस है और साथ में प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप राइट बिजनेस कर रहे हैं। अगर इन 3P मॉडल में से कोई भी P मिस हुआ तो आपका बिजनेस आगे चल के फेल होने ही होने वाला है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके घर पर या फैमिली मेंबर की कोई शॉप हो, ज्वेलरी की शॉप हो या परचून की शॉप हो, कभी बैठने का मौका मिला हो, आधे घंटे 1 घंटे, कुछ भी दुकान हो, आपने कुछ सेलिंग की हो, यानी कि कभी ना कभी कुछ बिजनेस किया है आपने थोड़ा बहुत, राइट? राइट बिजनेस की मैंने डेफिनेशन क्या आपको बताई? राइट बिजनेस की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई? पैशन, पर्पस, प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट का विशेष ध्यान रखना है हमको। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा, आप बिजनेस चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, और अगर उस कंपनी में प्रॉफिट नहीं आएगा तो क्या होगा? आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों बिजनेस में ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। आप अभी कंपनी में भी जाएंगे, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे जाके, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। पढ़ने के लिए बैठे मतलब जॉब करने के लिए बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं तो जॉब करेंगे जाके ना। अच्छा, जॉब में मेरा सीधा सा फंडा है, मुझे जो पता है कि अगर आपकी 20,000 रुपये सैलरी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो आपको 50,000 रुपये का काम करके देना होगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं? भाई काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं 2,000 का और आपकी सैलरी 20,000 है, तो होगा कि आपको जेब से थोड़ी ना देगा कंपनी का फाउंडर। उस समय हमें ये 2 चीजों का बहुत ख्याल रखना है। ऐड मोर वैल्यू टू कस्टमर, मेक मोर प्रॉफिट। बिजनेस में बस 2 यही चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कारगर होती हैं कि हमें कस्टमर के अंदर ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है। टीचर्स हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है हमें ज्यादा प्लेसमेंट देने हैं, है ना? जितने ज्यादा प्लेसमेंट होंगे उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नीचे और लाइन लिखी हुई है, द नेक्स्ट इज जस्ट ग्लैमर। अगर हम इसको यूपी और एनसीआर की लैंग्वेज में बोले, बाकी सब चीजें क्या है? हवाबाजी, ग्लैमर। आपका कितना बड़ा ऑफिस है, कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने आपने वहां पर एप्पल के सिस्टम्स रख दिए हैं, कितना आपकी प्रोफेशनल टीम है, कितने अच्छे आप कपड़े पहन रहे हो, ये मैटर नहीं करता। बिजनेस में सिर्फ ये 2 चीजें मैटर करती हैं कि हम कस्टमर में कितनी वैल्यू डाल रहे हैं। आप जब भी ओला कैब से नीचे उतरते तो आपसे वो बोलता है सर फीडबैक दे दीजिएगा। रात में जोमेटो से आप खाना मंगाते हो तो जोमेटो वाला बंदा आपसे बोलता है मैम फीडबैक दे दीजिएगा। तो सारा खेल कहाँ से डिसाइड होता है? फीडबैक से। फीडबैक इसलिए लिया जाता है कि हम कस्टमर को और अच्छे से सर्व कर पाए, कस्टमर के अंदर ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ओके।
क्या लिखा है सामने? जो लोग पढ़ पाते हैं इंग्लिश वो पढ़ के सुनाए मुझे। बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं, पैसा लगा देते हैं, 10, 15, 20 लाख रुपए शुरुआत में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी सेल्स नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? बिक्री नहीं हो रही है। आपने पैसा तो लगा दिया, बिक्री नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है? समझना है, रिव्यू लेना है, रेटिंग्स लेनी है, फीडबैक लेना है, और समझना है कस्टमर को हमारे चाहिए क्या। बिजनेस में ये चीज भी बड़ी कारगर होती है। आप अगर आगे चल के कुछ काम करेंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, तो सामने क्या लिखा हुआ है? सेविंग इज अ हैबिट बट इन्वेस्टिंग इज अ स्किल प्लस हैबिट। आपको इन्वेस्ट भी करना होगा और सेविंग भी करनी होगी। जब आप कंपनी चलाते हैं तो 90% फाउंडर्स की एक दिक्कत होती है कि वो अपने लिए शुरुआती दिनों में सैलरी नहीं रखते। वो सबको तो सैलरी दे देते हैं, लेकिन उनके पास महीने में कुछ बचता नहीं है, राइट? तो हमें अपने लिए सैलरी रखनी है, और सैलरी रखने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करने हैं, जिससे अगर हमारा बिजनेस कभी घाटे में जा रहा है तो वहां से पैसा निकाल रहे हैं, राइट? ये चीज बहुत जरूरी है। सामने वाला डायग्राम आपके लाइफ टाइम काम आएगा। बहुत की बात लिखी हुई है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो कॉलेज की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, या अच्छी अच्छी कंपनीज की बात कर लो, वहां पर लोग बहुत टाइम तक रुक कर काम नहीं कर पाते। जहां पर अच्छा पैकेज आएगा वो छोड़ के चले जाते हैं। कितने लोग एग्री हैं? मतलब आपको कोई अच्छा एम्प्लॉय है, उसने अच्छा काम करना शुरू किया और आप उसके सहारे हो गए, उसको कहीं से अच्छा ऑफर मिला और वो छोड़ के चला जाता है। उससे क्या होता है? आपका बिजनेस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं देखता हूँ कॉलेज की क्या जरूरतें हैं। अगर उसका सपना है, मान लीजिए कि 1 साल के बाद हमको गाड़ी लेनी है, और आपने उसको गाड़ी खरीद कर दे दी, क्या वो छोड़ के जाएगा? आपको जाएगा? बिजनेस में जो एक सफेद कलर में नीचे लाइन लिखी हुई है, बॉर्डर में क्या लिखा हुआ है? Stop having the use and throw mindset with your team member। आप खबरें पढ़ते होंगे, बैजूस ने इतने लोगों को फायर कर दिया, मतलब यूज एंड थ्रो कर दिया। आप समझ रहे हैं? अगर आपको बिजनेस को अच्छे लेवल पर ले जाना है तो आपको यूज एंड थ्रो माइंडसेट को हटाना होगा। शुरुआती दिनों में, खास करके स्टार्टअप्स में, जो शुरुआती दिनों में टीम बनती है वो बहुत आगे तक ले जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका कैसे गोल को पूरा किया जाए। क्या लिखा हुआ है सामने? Don't offer what you have, offer what they need. Don't offer what you have, offer what they need। तुम्हारे पास क्या है ये मत उनको ऑफर करो, उनकी जरूरत क्या है उसके बारे में बताओ। एक लाइन और नीचे लिखी हुई है, कस्टमर इज किंग। बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी कि भाई जो ग्राहक होता है ना वो भगवान का रूप होता है। कितने कितने सुना? बट अभी ये आउटडेटेड हो गया। अब कस्टमर हमारा किंग नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको म्यूचुअल ट्रस्ट दिखानी है जो आपका कस्टमर है, म्यूचुअल केयर दिखानी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखानी है, और म्यूचुअल बेनिफिट्स के बारे में बात करना है। मैंने देखा अपने बिजनेस में बहुत बार कि जिस भी कस्टमर को हमने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे दी वो 1 महीने से 2 महीने से ऊपर नहीं चलता है। आप समझ रहे हैं? आपको म्यूचुअल दिखाना है कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल है, हम ये काम कर रहे हैं और इससे आपकी ये वैल्यू बढ़ेगी। मैं आपके कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मेरे अंदर ये स्किल है और मैं बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा जिससे ये प्लेसमेंट ग्राफ बढ़ेगा। ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, सॉरी ये यूनी डायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है, म्यूचुअल बेनिफिट्स है। तो आपका जो कस्टमर होगा, अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको कस्टमर को बताना होगा कि हम म्यूचुअली काम करेंगे और दोनों को म्यूचुअली रेस्पेक्ट देंगे, है ना? आगे आपके हिसाब से दोनों में कौन सी चीज जरूरी है? प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी है या पॉपुलैरिटी जरूरी है? Popularity. आप सबका अलग अलग मत हो सकता है। कोई लोग बोलेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी है, कोई लोग बोलेंगे कि पॉपुलैरिटी जरूरी है। सामने बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि दोनों चाहिए हमको अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आप समझ रहे हैं? आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए और पॉपुलैरिटी भी चाहिए। आपको आपके बिजनेस में जब लोग आते हैं, आपकी कोई चीज खरीदते हैं तो जाकर सबसे पहले गूगल पर फीडबैक चेक करते हैं
आप कितना पॉपुलर हैं, कितनी रेटिंग्स हैं। जब भी हम नई जगह जाते हैं, नए हॉस्पिटल में जाते हैं या नई जगह शॉपिंग करने जाते हैं तो हम फीडबैक देखते हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से उत्तराखंड किसी होटल में रुकना है तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फीडबैक चेक करते हैं कि लोगों ने क्या बोला उसके होटल के बारे में, राइट। तो हमें दोनों चीजों की जरूरत है, हमें प्रॉफिट भी बनाना है, साथ साथ पॉपुलरिटी भी पाना है। मतलब सोशल मीडिया को स्किप नहीं करना है, उसको टूल की तरह यूज करना है। ये भी चीज बहुत जरूरी है। शुरुआती दिनों में बिजनेस हमारा इसलिए भी फेल होता है कि हम वर्क प्लेस पर फैमिली बनाने लगते हैं। मतलब बहुत ज्यादा इंटरपर्सनल हो जाते हैं, भैया दीदी करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? आपके ऑफिस में किसी सीनियर पर्सन ने आपकी टीम को ज्वाइन किया और आपने उसको बहुत ज्यादा सम्मान दे दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ही इज वेरी सिमिलर, ही इज लाइक माई फैमिली मेट, राइट। बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस में आपको फैमिली नहीं बनानी है, आपकी घर पर एक ऑलरेडी फैमिली है। बिजनेस में आपको क्या चाहिए? बिजनेस में आपको अच्छे एम्प्लॉय चाहिए। अच्छे एम्प्लॉय का मतलब कि एक आर्मी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको एक आर्मी बनानी होगी, अच्छे लोगों की टीम बनानी होगी कि अगर आपको रात में 12 बजे भी कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो आपकी टीम के लोग आपके साथ बैठे हों और उस प्रोजेक्ट को सबमिट करने में आपकी मदद कर रहे हों, राइट। क्या लिखा हुआ है? Success doesn't require you to just keep learning. Sometimes you need to unlearn as well. बिल्कुल सही बात है। जरूरी नहीं कि आप सीखते रहो, लर्न करते रहो। कभी कभी कुछ चीजें हमको अनलर्न भी करनी होगी। मतलब आउटडेटेड तरीकों को भूलना होगा। बहुत सारे लोगों से अगर आप पूछोगे तो बोलते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर रहने की जरूरत ही नहीं है। आजकल अगर आप बिजनेस कर रहे हो और सोशल मीडिया पर नहीं हो तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा बताइए। तो आपको कुछ चीजें अनलर्न भी करनी होंगी। जरूरी नहीं हमें सीखते रहना है, कुछ चीजें भूलनी भी होंगी, राइट। Thank you so much, sir, for sharing your expertise and inspiring us with insights on entrepreneurship and personal growth. I hope all the students have gained valuable insights into entrepreneurship and personal growth. We are truly grateful for the opportunity to learn from such an accomplished mentor and leader in startup community. Let's give another round of applause for Anshuman Singh. And now, I invite Mr. Vineet Verma to deliver a vote of thanks, marking the conclusion of the memorable event. All right. I know it's very difficult to sit here for for around 1 hour and with all the patients. So I was talking about technology, and we are blessed. We are here in this generation where we have a lot of technologies, where AI is leading nowadays. And when we talk about the industry, AI is again leading. It's in market, and let's say in business, in corporations, in MNCs, even in journalism as well, in newspapers, in newspaper organizations, media organizations. So technology is leading. So let's say that we have a coin. Coin has two faces. Same goes with the technology. When technology is giving us a lot, where technology is taking us from us a lot, the main thing is patience. Patience, we are losing the patience nowadays because we want a cell phone जो स्पीड से चले, we want a laptop जो स्पीड से चले, हर चीज़ स्पीड से चले। वो 1 घंटा का जो गेस्ट लेक्चर है वो भी स्पीड से चले, पर ऐसा नहीं होता। Patience is the key. When you don't have the patience in the market, you lose customers. Sometimes you don't get the customers in one go. Let's say you started a business and in the first year you don't get anything. You don't get that much customer base. But you must have patience. Let's say Jio came with a lot of customer base with new kind of strategies, but they didn't make profits in the initial years, in the initial months, I must say. But they made money after that. So patience is the key. When you're sitting somewhere, listening something, patience is the key. But somewhere we lost the patience because of this technology that we are using right now. Some people are using still, they are using the technology with their hand. They're using the cell phones throughout the sessions.
So, when you talk about the startup, I must say these days India is leading. As Sir said, we are the third largest startup country. We are here to lead the world, and we have the capability and potential. And I know in the future, in the coming days, we will dominate the world and lead the world in coming days. But we have to overpass these limitations that we have. The main point was patience. Be patient in your life. It's totally fine, Athar. I can understand. You want to appreciate that. So, why I'm here to present the vote of thanks. On behalf of GIMS Vasant Kunj, IIC and eCell, I would like to thank Mr. Anshuman Singh to present here and to spare important, precious time from his busy schedule with our students, to share the experience with our students, to train our students for the future things, for the future works, and future has many things. So I would like to thank you, Anshuman sir, for coming and sharing your experience with all of us and enlighten our students about new things in the market, which is there in the market. You also shared about the legalities to start a startup in India. You shared how we can start this journey in India. So thank you so much for sharing all of your insights with us. And in the last but not least, I would like to thank Anupriya Anil ma'am to organize this guest lecture. I would like to thank faculty coordinators from BBA and BJMC department. I would like to thank our student coordinators as well, Harshit Ahuja, Anjali Shukla, Tina Bal, Ekta Mishra, Diksha Jetli, Harshita, for coordinating, organizing this guest lecture. Thank you so much, everybody. And in the last but not least, thank you so much to all the students sitting here with all the patients. Thank you so much for that.